परमुटेशन चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ अभी बुक का ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से आप देखिए, एकदम सुस्ती में अलग क्लास करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग परमुटेशन चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक तो लॉ पढ़ना होगा जिसको बोला जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ एसोसिएशन या फंडामेंटल लॉ ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो पूरा क्लास को हम एक तो एग्जाम्पल से शुरू करें, ठीक है। मान लो तुमको एक दो काम करना है, एक मान लो तुमको खाना है और एक पीना है, ठीक है। खाना है और पीना है, पीना खाना नहीं है, ठीक है। पहले खाओगे तो मान लो तुमको खाने में 3 चीज़ अवेलेबल है, तो अपना मनपसंद सामान बोल दीजिए। मेरा रहेगा बिरयानी एक ठो, ठीक है। मान लो कोई खाना चाह रहा है, उसके पास 3 चीज़ अवेलेबल है, तो पहला चीज़ मान लो बिरयानी खा सकता है, या कुछ और आइटम बोलो। कबाब पूरा थोड़ा नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन लोग का भी ख्याल रखेगा, हाँ। और एक तो पनीर मान लो, तो हम पालक पनीर लिख दे रहे, अच्छा लगेगा पालक पनीर। देखो मजाक में एक तो बात शुरू की है, लेकिन इससे हम चैप्टर रिलेट कर देंगे। तो तुमको पहला काम क्या है, इसको हम टास्क 1 बोल रहे हैं, ठीक है। टास्क 1 पहला काम है कि आप खाइए, 3 में से कोई एक चीज़ खाइए। कोई तीनों नहीं खाएगा, ठीक है, किसी का ये नहीं चल रहा है, कोई 3 में से एक चीज़ खाना है। अगर तीनों खाने का ऑप्शन दे देंगे तो मेरा जो हम बताना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं समझ पाओगे। तो 3 में से एक चीज़ खाइए, उसके बाद क्या कीजिए, दूसरा काम कीजिए। दूसरा काम क्या है कि अब आपको पीना है। टास्क 2, पीने में आपको 2 चीज़ अवेलेबल है, मान लीजिए। एक तो है सिंपल वाटर और एक तो गोल। चलिए ठीक है, तो मैं पूरा अजीब सा कर दिया है, ठीक है। तो सुनो, कोई भी एक चीज़ खाना है, उसके बाद कोई एक चीज़ पीना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना तरह से तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि ये खा के ये पिए, ये खा के ये पिए, ये खा के ये पिए। बोलो, तुम बिरयानी खा के वाटर पी सकते हो। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये एक कॉम्बिनेशन होगा ना, बिरयानी खा के वाटर एक कॉम्बिनेशन हुआ, और या बिरयानी खा के घोल 2 हुआ, और फिर कबाब से ये, तो ये तीसरा हुआ ना, और या फिर कबाब खा के घोल, तो 4 कॉम्बिनेशन हो गया। और पालक पनीर खा के पानी, ये 5, और ये वाला पालक पनीर खा के क्या चीज़ बोलो, घोल, तो ये हुआ 6 कॉम्बिनेशन। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर तुमको 3 में से कोई एक काम करना हो, उसके बाद 2 में से एक काम करना हो, तो दोनों काम को मिला के तुम कितना तरह से कर सकते हो, साफ दिख रहा, 6 तरीका से कर सकते हैं, 6 तरीका से कर सकते हैं। और यही बोलता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या है, सुनो, कि अगर 2 काम है, पहला काम को तुम m वेज में कर सकते हो और दूसरा काम को n वेज में कर सकते हो, तो दोनों को मिला के जो नंबर ऑफ वेज ऑफ होगा वो होगा m इंटू n। इसको भी अच्छा से लिखाएंगे। पहले सुन लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या है। अगर 2 काम है, पहला काम को तुम m तरीका से कर सकते हो और दूसरा काम को n तरीके से कर सकते हो, तो दोनों को मिला के कितना तरीके से कर पाओगे, m इंटू n। और यहाँ पे देखो साफ, टास्क 1 कितना तरीके से हुआ, 3, और टास्क 2, और दोनों मिला के कितना तरीका से होना चाहिए था, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। और साफ दिख रहा है कि 6 तरीका से हम लोग ये खाना पीना कर सकते हैं। समझ में आया? तो यही है, इसको अच्छा से लिख लो, हम हेडिंग दे रहे हैं इस पर। कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ नहीं लिखना है। ओह देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, एसोसिएशन का वर्ड का मतलब तो समझ ही रहे हो। अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे बिरयानी था, बिरयानी को वाटर से एसोसिएट किए, फिर घोल से एसोसिएट किए, फिर उसी तरह से कबाब को 2 चीज़ से एसोसिएट किए। तो यही एसोसिएशन का रूल है। ये क्या बोलता है, इसको कॉपी में लिखो। पहले हेडिंग दे दो, उसके बाद हम जो बोलेंगे आप लोग को लिखना होगा।
चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है परमुटेशन, लेकिन अभी परमुटेशन को समझने से पहले इसको सीखना जरूरी है, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। बोले लिखो, if one task can be done in m ways and other task एक मिनट, if one task can be done in m ways and after it is performed in one of the ways comma the other task can be performed in n ways ठीक है। क्या लिखे है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट काम को हम m तरीका से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो किसी एक ही तरीका से ना, इसलिए वहां पे लिखे एंड इट इज डन इन वन ऑफ द वेज। एक तरीका से करने के बाद दूसरा काम को कितना तरीका से कर सकते हैं हम लोग, n वेज से। तो अब नीचे जाके लिखो, सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग टास्क 1 एंड टास्क 2 इज m क्रॉस n मीन्स m into n। So total number of ways of doing task 1 and task 2 is m into n। एग्जाम्पल जो समझाए थे समझ में आया आप लोग को, एक और एग्जाम्पल देंगे इसके ऊपर ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल वही कुछ इस तरह से कि मान लो तुम हावड़ा मैदान में खड़े हो, ठीक है, तुमको जाना है, तुमको कहाँ जाना बोलो, यहाँ से निकले तुम घर वर जाते कहाँ ना। अच्छा, तुम पहले समझ लो कि तुम अपना स्कूल में हो, यहाँ से जाते हो हावड़ा मैदान और फिर यहाँ से जाते हो सालकिया, ठीक है, मेरा बात समझोगे अच्छा से। पहले तुम हो स्कूल में, स्कूल से निकलोगे जाओगे हावड़ा मैदान और हावड़ा मैदान से फिर जाओगे सालकिया, वहाँ पे तुम्हारा घर होगा, ठीक है। तो स्कूल से हावड़ा मैदान जाने के लिए मान लो 3 या 4 चीज अवेलेबल है। क्या चीज? क्या बोले? टोटा हो गया, टोटो, और फिर एक ऑटो और एक देख हम रिस्का लिखने भी जा। एक मिनट, अच्छा, ये सब हंसी मजाक के बीच में सब्जेक्ट का ऊपर जो पकड़ है वो नहीं छूटना चाहिए। एक तो क्या बोल रहे हो, रिक्शा, एक तो और बोल दो, एक तो पैदल चले जाओ, पैदल में क्या बोलते, 11 नंबर बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हावड़ा मैदान से सालकिया जाने के लिए क्या चीज़ अवेलेबल होगा? अब यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखते, एक तो बस रखते, एक तो बस थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, और एक तो ओला रख लो। चलो, जो महंगा आदमी ओला में जाएगा, जो सस्ता आदमी है बस में जाएगा। बीच में बोलते मत रहो, वीडियो खराब हो जाएगा, नहीं तो काटेंगे पाल में। तो अब सुनो, तुम्हारा स्कूल से घर जाने तक, सालकिया जाने तक का 2 टास्क हो गया। पहला जाइए हावड़ा मैदान, दूसरा जाइए सालकिया। तो फर्स्ट टास्क को कितना तरह से किया जा सकता है? 4 वेज में किया जा सकता है, 4 वेज में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू आएगा कितना आएगा? 4। और टास्क 2 कितना तरीका से किया जा सकता है? 2 तरीका से। तो यहाँ n का जो वैल्यू आएगा 2 वेज में आएगा। तो अब अगर हम पूछे कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम स्कूल टू सालकिया, तो क्या बोलोगे? m into n, 4 2 8, जो कि वो बोल रही है कब से। तो 8 तरीका से आप इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एग्जाम्पल के साथ समझ में आया। 2, अगर यहाँ 3 काम होता तो 3 काम होता तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करते रहते। मान लो इस सालकिया के बाद तुमको कुछ कहीं और भी जाना है, अब मान लो घर जाने के लिए फिर से तुमको लेना है कि एक तो टोटो ले लो, ठीक है, और एक तो क्या ले लो, यहाँ पे फिर एक तो बोल दो कि ऑटो ले लो। तो टास्क 3 भी आ गया ना। अब टास्क 3 कितना तरीके से होगा? 2। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाता है? 4 × 2 × 2।
जितना सारा टास्क होगा उतना सारा वेज को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुमको क्या पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द पूरा टास्क, मतलब ऑल द टास्क। ठीक है, तो इसको उम्मीद करें समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग आएंगे परमुटेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक चीज सीखना होगा, फैक्टोरियल किसको बुलाया जाता है। फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल मान लो तुमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो इस तरह से लिखेंगे 3 और यहाँ पे एक उल्टा आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क, या इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा। देखो इस तरह से एल बनाओगे और उसके अंदर 3, नहीं, ये जो आई एक्सक्लेमेशन मार्क है इससे हम डिनोट करते हैं क्या, फैक्टोरियल। 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है मीन्स 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने का ये भी एक तरीका है, एल बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे 3। और फैक्टोरियल निकालेंगे कैसे, देखो मान लो तुमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो तुम करो 3 × 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6। उसी तरह से अगर 4 बोल देते तो क्या करते, 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाता, 24। तो कोई भी नंबर देंगे उस नंबर से कम करते करते तुम कहाँ तक आओगे, 1 तक आओगे। अच्छा बोलिए तो 5 का फैक्टोरियल तो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 120। ठीक है, अच्छा 6 का बोल दो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू, नहीं हमको नहीं लग रहा, 720 आएगा। चेक कर लो, कैलकुलेटर तो रखे हो सब। अरे यहाँ 5 से लेके 1 तक 120 था, 12 × 6 72 720। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया। सिर्फ 2 जगह तुमको फैक्टोरियल में दिक्कत होगा। पहला कि अगर हम कोई नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पूछ ले तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल को बोला जाएगा अनडिफाइंड। ठीक, याद रहेगा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता है। और 0 का फैक्टोरियल होता है 1, इसको याद रखो सब लोग। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। इसको हम लोग चाहोगे तो प्रूफ करेंगे बाद में, अभी नहीं, परमुटेशन टच कर लेंगे तब। 0 फैक्टोरियल होगा 1, बाकी फैक्टोरियल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 फैक्टोरियल बोले कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। 2 में तो 2 × 1 2 होगा, तो फैक्टोरियल निकल जाएगा आप कोई भी नंबर का। और फैक्टोरियल हमेशा किसके निकलता है, नेचुरल नंबर का, मतलब होल नंबर, सॉरी 0 का भी तो निकलता है ना। तो नेचुरल नंबर बोलते हैं तो 1 से शुरू होता, लेकिन 0 से शुरू हो रहा है इसलिए होल नंबर का निकलेगा, नेगेटिव नंबर का नहीं निकलेगा। ठीक है, फैक्टोरियल आगे बढ़े, चलिए। हाँ कॉपी कर, इसको कॉपी करोगे तुम लोग, इससे पहले भी पढ़े थे शायद इसको, लेकिन ठीक है, कोई कॉपी कर रहा है तो उससे हमको एतराज नहीं, हम रुक जाएंगे, इतना स्पीड पढ़ा के फायदा नहीं। अब सुनो, परमुटेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन का एक वर्ड में अगर मतलब बोला जाए तो बोलेंगे हम लोग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स। और ये वर्ड याद रहे, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट को हम क्या, एक तो एग्जांपल देके समझा रहे हैं। सुनो, मान लो तुमको हम 3 लेटर दिए, ए, बी और सी, और बोले हैं कि ए बी सी को तुम अरेंज करो, जैसे मन चाहे अरेंज करो। तो तुम्हारा पहला चीज़ क्या होगा, एक है कि ए बी सी तुम लिख दोगे, दूसरा है कि तुम ए लिख के सी भी लिख दोगे, तीसरा क्या होगा कि बी लिख के ए सी लिखोगे, चौथा बी लिख के सी ए लिखोगे, फिफ्थ बोलो सी लिख के ए बी, और 6 लिख के सी बी ए। और कोई पॉसिबिलिटी है इसका अरेंजमेंट का? याद रखो, हम 3 लेटर दिए, 3 लेटर को तुम ऑब्जेक्ट बोलो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए है, सेकंड ऑब्जेक्ट बी, थर्ड ऑब्जेक्ट सी।
तीनों को अरेंज करने बोले, आप इतना ही अरेंज कर पाए और इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम चाहो तो चेक कर लो, होगा नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी इज 6। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी इज 6। तो वही हो जाएगा उसका परमुटेशन। कुछ लिखना नहीं है, बस ये समझो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे हम लोग इस चैप्टर में। यहाँ पे ए बी सी का नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आया? 6। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या क्या लिखेंगे? परमुटेशन इक्वल टू 6। हो गया। इसको कॉपी करना है, किसी को कॉपी करो, इसको कॉपी करो ना, अच्छा चीज़ है। ए बी सी का अरेंजमेंट हम लोग 6 तरीका से कर पाए हैं और यही अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन। ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्लैश परमुटेशन इक्वल टू 6। यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे हम, सुनो तो, हम लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परमुटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? टेकन ऑल एट अ टाइम। इसका मतलब हम एक बार में तीनों को लेंगे। 3 ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑल एट ए टाइम मीन्स आपको तीनों लेना है। ए बी सी एक बार में तीनों लिए। अगला एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे ना, बोलेंगे 3 ऑब्जेक्ट तो है आपके पास, लेकिन आपको अरेंज सिर्फ 2 करना है, सिर्फ 2 करना है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। यहाँ पे हम एक बार में तीनों लिए ना, ए बी सी सब में तीनों हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? टेकन ऑल एट ए टाइम। लेकिन जब हम 3 नहीं लेके अगर हम बोले सिर्फ 2 लो, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 एट ए टाइम। पहले हम उसको समझा रहे अच्छा से, इसको मिटा दिए। अब बोलो यही 3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि तुम अरेंज करो, लेकिन एक बार में 2 लोगे, एक बार में 2 ही ऑब्जेक्ट लेना है। तो क्या होगा? पहला कॉम्बिनेशन ए बी ले लिया, दूसरा बी ए हो जाएगा, तीसरा बी सी, चौथा सी बी, पांचवा ए सी, और 6 में होगा सी ए। और कोई कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ परमुटेशन, क्या बोलो? टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब एक बार में 2 लिए, 2 लिए, 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू, यहाँ भी देखो 6 आ रहा है ना। यहाँ पे भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर परमुटेशन क्या है? 6 आ रहा है। ठीक, इसको कॉपी कर लो। परमुटेशन का मतलब आहिस्ते आहिस्ते आप लोगों को समझ में आएगा। और इसका जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा, पूरा मतलब इंग्लिश के लैंग्वेज जैसा आंसर लिखाएगा, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। तो मैथ्स का ही पहला चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन एकदम कम है, और थ्योरी बोलो या लैंग्वेज बोलो ज़्यादा होगा। और लिखने का वैसा स्टाइल होना चाहिए। इंग्लिश नहीं है कि तुम बहुत सारा नाउन प्रोनाउन लगा के लिख दोगे, एकदम मिनिमम इंग्लिश लिखना है, लेकिन मैथ्स बन जाना चाहिए। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे अगर ये कंडीशन होता कि 3 ऑब्जेक्ट में से आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, यही 3 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो कितना अरेंजमेंट होता? एक ऑब्जेक्ट तुम लेते हैं, बोलो ए, दूसरा में बी, और तीसरा में सी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन 1 एट ए टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 3। तो समझ में, ओवरऑल समझ में आ रहा परमुटेशन क्या है? आपको कुछ ऑब्जेक्ट देंगे, आपको अरेंज करना है, जितना पॉसिबिलिटी होगा कीजिए, काउंट करो, अब बोल दो कि परमुटेशन इतना है। दिक्कत क्या है कि 3 ऑब्जेक्ट था तो आराम से, बहुत आराम से हम लोग अरेंज कर लिए। और याद रहा 3 ऑब्जेक्ट था, सबको लेके किए थे, कितना आया था? 6 परमुटेशन आया था। अगर एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो
ज़्यादा आएगा और तो क्या फिर अरेंज करना मेरे लिए मुश्किल आएगा। मान लो यहाँ पे हम 26 लेटर दे दिए पूरा ए से लेके जेड तक, अरेंज करो, बहुत सारा अरेंजमेंट हो जाएगा ना। 4 ही लेटर का अरेंजमेंट लिखने में हालत ख़राब हो जाएगा। तो क्या रास्ता निकाले अब इसका? कुछ फॉर्मूला का ज़रूरत है। फॉर्मूला तभी तो बनता है मैथ्स में जब कोई मुश्किल काम को आसान करना हो। समझ में आया? फॉर्मूला या कोई भी डेरिवेशन तभी किया जाता है ताकि कोई मुश्किल काम को आसान किया जाए। कैलकुलेटर का बनाने का मकसद क्या था? बड़ा कैलकुलेशन को आसानी से किया जा सके। तो परम्यूटेशन का भी ये जो दिक्कत आया, क्या दिक्कत क्या समझ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होने से अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा होगा जो हम लोग को हाथ से निकालना मुश्किल है। इसलिए हम लोग एक तो फार्मूला बनाने जा रहे हैं। वो फार्मूला का डेरिवेशन अगर मन करेगा तो देंगे, नहीं तो स्किप भी कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, देखो n जो है, मान लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसका मतलब n पीस ऑब्जेक्ट है। n पीस बोलो या n ठो बोलो, जो भी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते n। उसमें से हम क्या बोले कि तुम पूरा मत लो, r एलिमेंट्स लो और उसको सजा के दिखाओ। तो हम लोग क्या लिखे? टेकन r एट अ टाइम। अब एक बात सुनो, n ऑब्जेक्ट में से तुम r ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो जाहिर सा बात है r का वैल्यू n से छोटा ही होगा। n एलिमेंट्स में से हम r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो ज़्यादा में से कम लेंगे ना, और या मैक्सिमम क्या हो सकता है, n और r बराबर हो जाए, मतलब n एलिमेंट में से हम n एलिमेंट पूरा ले लिए। ठीक है, जैसे अभी एक तो बताए थे कि 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो हमेशा ही r का वैल्यू n से क्या होगा, छोटा या बराबर। अब सुनो, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट, जो लिखना है लिखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे एक तो डिफरेंट वर्ड पे मार्क कीजिएगा, डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज इक्वल टू होगा NPR। अभी NPR क्या है इसको हम समझाएंगे, पहले इसको लिख के रखो। n ऑब्जेक्ट है, r एट ए टाइम लिए हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाता है, NPR। लिखने का तरीका क्या है, पहले P लिख लो इस तरह से, इसका ऊपर में n और नीचे में r। हो गया? ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हम दिए हैं, इससे तुम जितना भी ऑब्जेक्ट दे दो n का वैल्यू मिल जाएगा, और उसमें से कितना एलिमेंट लेके सजाना है वो r में मिल जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है उसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर में है n उसका फैक्टोरियल लिखोगे और नीचे में दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिख दोगे, n माइनस r का फैक्टोरियल, बस खत्म। ठीक, ऊपर में है तो ऊपर का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके नीचे फैक्टोरियल। और NPR का मतलब क्या है, वाला लाइन याद रखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, है ना। और ये लैंग्वेज याद कर लेने का अलग फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर बनाते वक्त हम लोग को लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, पूरा याद हो गया। अब इसको बोलो तो क्या होगा, इसको पढ़ के दिखाओ पहले। N4P2 पढ़ो, क्या पढ़ोगे, नंबर ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम, है ना। इसको पढ़ के दिखाइए, 5P4 नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम। लैंग्वेज याद हो गया, जबान में बैठ गया पूरा। चलिए अब इसको हम लोग निकाल के देखेंगे, E4P2 को निकाल के देखेंगे। क्या फॉर्मूला है, ऊपर में जो है ऊपर में फैक्टोरियल लिखा जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल, और नीचे में माइनस करके मतलब 4
-2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा असल में बोलो, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसको निकाल के दिखाइए। ऊपर में जो है ऊपर का फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल बाई यहाँ माइनस करके 5 - 4 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया परमुटेशन निकालना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हम बताएंगे इसके बारे में, क्या नाम है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बारे में। बस फॉर्मूला नोट करके रखो। देखो एक चीज़ यूज होगा, इसको हम स्टार मार के बता रहे हैं, समझ लो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो लगेगा। मान लो तुमको 10 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे 10 × 9 × 8 × 7 इंटू करते जाओगे ना। लेकिन मान लो मेरा 7 पे रुकने का मन है, अब यहाँ 7 से लेके कहाँ तक जाता है 1 तक, पर मेरा मन नहीं कर रहा है 7 तक जाने का, सॉरी 1 तक जाने का। तो हम 7 में जब रुकेंगे तो फैक्टोरियल दे के रुकेंगे, ठीक है। और इसको अच्छा से देख लेते हैं। देखो 7 के बाद क्या आता है, उसके बाद है ना। तो 1 से लेके 7 तक को हम 7 का फैक्टोरियल लिख सकते थे। ये क्या है 7 6 5 4 3 2 1, ये 7 का फैक्टोरियल ही तो है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल। एक नोट बता रहे हैं, बस याद रखो, तुम फैक्टोरियल तोड़ रहे हो तोड़, जहाँ पे रुकने का मन है वहाँ पे फैक्टोरियल देके रुक जाएंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल लिखना चाह रहे हैं पर 9 पे रुकने का मन है, तो क्या करेंगे 12 × 11 बोलो 9, यहाँ रुकना है तो फैक्टोरियल देके रुक जाएंगे। इसका यूज कहाँ पे होगा उसको दिखा रहे, पहले इसको कॉपी कर लो या याद हो गया तो ठीक है। जहां रुकना है वहां फैक्टोरियल, ठीक। इसका यूज यहां पे होगा। देखो तुम निकाल के देखो 10p3 बोलो क्या होगा 10 का फैक्टोरियल बाई माइनस करके डायरेक्ट 7 का फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने अगर बोल रहे हैं, साइंस का स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो कैलकुलेटर से डायरेक्ट 10p3 निकाल लेगा। लेकिन इसको सीखने के लिए बता रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल है, तो क्या करोगे यहाँ लिखो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 4 × 5 करते जाते, पर यहाँ पे हम 7 का फैक्टोरियल में रुक जाएंगे तो थोड़ा बुद्धिमान वाला काम कर देंगे। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा। तो अच्छा हुआ ना। तो वो जो रुकने वाला फुल बता रहे थे कि फैक्टोरियल दे के रुकोगे, यहाँ पे काम आएगा। जो भी है आंसर से हमको अभी मतलब नहीं है, हम बताने मांग रहे हैं कि नीचे जो फैक्टोरियल है वहाँ पे रुक जाने से क्या होगा कट जाएगा और फिर हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद कर रहे समझ में आया क्या है परमुटेशन, और जब नंबर ऑफ थिंग्स ज़्यादा हो जाए तो उसको फॉर्मूला से निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, इसको निकाल के दिखाइए पहले आप लोग सब लोग। 3p2 3p1 3p3 चलो लिखो, निकाल के दिखाइए 3p2 क्या बोले बोलो। पहले ऊपर 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर नीचे माइनस करके 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल तो होगा 1 और इसका होगा 3 × 2 × 1, 3 2 6। यहाँ बोलो 3 फैक्टोरियल नीचे में माइनस करके 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखो 3 × 2 का फैक्टोरियल में रुक जाओ, यहाँ 2 का फैक्टोरियल है कट जाएगा, इक्वल टू आएगा 3। 3p3 बोलो, ऊपर 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 - 3 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कितना 1 अभी बताए थे, तो यहाँ पे आ गया 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2 × 1 और नीचे 1 इक्वल टू 6। ये 3 चीज़ को देख के एक सवाल पूछेंगे और एक चीज़ दिखाएंगे, तुम लोग को रियलाइज होगा हाँ हम सच बोले। 3p2 को पढ़ो पहले, क्या लिखा, क्या पढ़ने सिखाए थे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट,
ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। 3 चीज में से कितना चीज लेंगे? 2 चीज। अभी एक एग्जांपल कराए थे ना ABC का, उसमें 2-2 करके जब सजाए थे तो कितना अरेंजमेंट आया था? 6। और यहाँ भी 6 आ रहा। इसका मतलब फॉर्मूला सच बोल रहा। अच्छा 3 में से 1 चीज लेके सजाए थे तो कितना चीज आया था? 3। देखो फॉर्मूला भी 3 बोल रहा। समझ में आ रहा है मेरा बात? 3 में से तीनों को लेके सजाए थे तो कितना चीज आया था? 6। तो यहाँ फॉर्मूला भी 6 बोल रहा। समझ में आ गया मेरा बात? जो हम बताए कि तुम नंबर अरेंजमेंट करके काउंट करते थे, यहाँ पे क्या Rn से बड़ा नहीं होना चाहिए। Rn से बड़ा कैसे होगा? तुम 3 चीज में से 4 चीज ले पाओगे? नहीं ना, 3 में से 3 से कम ही लेंगे या 3 के बराबर लेंगे। ठीक है, सवाल सही था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n जो है बड़ा या बराबर है r का, बट r कभी भी बड़ा नहीं होगा n से। ठीक है, तो NPR का एडवांटेज क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये बोलेंगे कि जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा तो अरेंजमेंट को करके देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बना लिए। ये फार्मूला बना कैसे वो भी बता सकते हैं, पर वो ज़्यादा ये हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस समझ लो हो जाएगा। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मगर एग्जाम में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे। ठीक है, या बोलोगे तो एक एग्जाम्पल देके हम समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देके जरूर समझाएंगे, NPR नहीं करके एग्जाम्पल देके समझाएंगे। मतलब NPR फॉर्मूला बना के दिखा रहे हैं एक एग्जाम्पल का हेल्प से। सुनो, मान लो तुमको 6 ऑब्जेक्ट दिए और 2 एट ए टाइम लिखे, 2 एट ए टाइम। मतलब 6 में से कितना चीज लोगे तुम एक बार में? 2 ऑब्जेक्ट लोगे। ठीक है, तो देखो 6 ऑब्जेक्ट तो मेरा पास रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। लेकिन हमको सजा लेना कितना? 2 ही लेना, तो 2 जगह रखें ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6। देखो मान लो ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ एसोसिएशन कैसे काम करेगा। तुमको फर्स्ट प्लेस को पहले भरना है, फिर सेकंड प्लेस को, यही ना काम है। 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो हम पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट अरेंज करेंगे फिर सेकंड। इसका मतलब इसको टास्क समझ लो, ये है फर्स्ट टास्क और ये है सेकंड वाला टास्क। फर्स्ट टास्क को करने के लिए हमको एक एलिमेंट लेना है। कितना तरह से ले सकते हैं हम? 6 तरीका से ले। 6 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो इसको हम 6 वेज में कर सकते हैं। अब उसको लॉ ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से सोचोगे सब तुम लोग कि फर्स्ट टास्क को हम 6 वेज में कर सकते हैं, सेकंड वाला को, क्योंकि जब हम एक ले लिए, मान लो 1 वाले ले लिए, तो अब मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है? 5 वेज में कर सकते हैं। तो दोनों को मिला के कितना वेज में होगा? 6 × 5। दोनों को यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू क्या होगा? 6 × 5 होगा। तुम इसको अब देखो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, मेरा फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए था इसमें? यहाँ मेरा फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए था? 6 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो क्या होगा? 6p2। देखो इसको लाके दिखाते हैं अभी। 6p2 हमको लाके दिखाना है। हम क्या कर रहे हैं? देखो 6 × 5 है ना, तो इसमें हम दे पहले 6 लिखे × 5 लिखे। अब अपना मन से हम 4 × 3 × 2 × 1 लिख दिए। खुद का मन से लिख दिए 4 × 3 × 2 × 1। तो एक मिनट, तो हमको नीचे भी देना होगा ना। क्या देना होगा नीचे? 4 × 3 × 2 × 1। ये देखो तो ऊपर में क्या चीज़ का आ रहा है? 6 फैक्टोरियल आ रहा है, नीचे में 4 फैक्टोरियल आ रहा है। यहाँ जगह खराब होके बहुत गलत टाइम पे जगह कम पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखे थोड़ा सा, जगह नहीं ना, लेकिन इसमें अभी समझ में आएगा। 6 फैक्टोरियल लिख दिए और 4 को हम 6 - 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 को 6 - 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखो तो ये क्या हो गया? n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल हो रहा है। तो इसको तुम क्या लिख सकता है? 6p2, r मतलब 2। तो देखो वही चीज़ बोले थे आएगा।
तो ये जो परमुटेशन का फॉर्मूला बना है कहाँ से बना है? लॉ ऑफ एसोसिएशन से बना है। तुमको लगा होगा एक बार लॉ ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है फिर चले गए परमुटेशन में। परमुटेशन एकदम अलग ही है, लेकिन परमुटेशन को जन्म देने वाला कौन है? लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ा है। समझ में आया? अगर लॉ ऑफ एसोसिएशन नहीं होता तो ये 6 वेज और 5 वेज का बात ही नहीं कर पाते हम लोग। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसको। पार्ट 1 30 मिनट 24